ओके, अब हम लोग करेंगे फाइनली रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 कैंटर पब्लिशर सीरीज़ में जो हम लोग कर रहे थे पेडल बोर्ड क्लास नंबर 10th। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 फंक्शन एंड ग्राफ्स की फाइनल रिव्यू है। तो इसके अंदर तमाम प्रोसीजर्स आपको ऑलरेडी आते हैं, हम लोगों ने बस सब इसका रिव्यू करना है। सबसे पहले MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नोटेशन फॉर अ फंक्शन। तो दिस वन कि ए फंक्शन विच इज़ द डोमेन, टू बी फंक्शन विच इज़ द को डोमेन, ए से बी तक किया जाता है। बाकी इसमें तो सिर्फ बाकी में सिर्फ किसी में ए लिखा है, किसी में बी, किसी में इसको शुरू में लिख दिया है। करेक्ट वन इज दिस, एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। वे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी जब x 4 होगा। तो लेट अस सी, f4 2 4 प्लस 3 2x की जगह पर, सो 8 प्लस 3 विच इज 11। तो इसकी वैल्यू होगी 11। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन ऑन टू फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले इसको मैं एक बार रिव्यू करूँगा, क्योंकि इसके अंदर पिछली बारी जब हमने एक्सरसाइज की थी तो मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी जो मैं आप क्लियर करूँगा। सबसे पहले हमने देखे थे अपने इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शंस कौन थे जिसके अंदर हमारे पास जो कोडोमेन थी उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रह जाते थे। रेंज कोडोमेन का एक सबसेट थी, रेंज इक्वल नहीं थी कोडोमेन के। इसको हम डिटेल में पढ़ चुके थे पहले ही। रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन। मीन्स कोडोमेन के कुछ एंट्रीज रेंज में नहीं होंगी, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन हमने पढ़ा था ऑन टू फंक्शन। एंड देन ऑन टू फंक्शन क्या था, जिसके अंदर जो कोडोमेन है वो तमाम के तमाम उसकी जो आप एंट्रीज कह सकते हैं, उन तमाम के तमाम का कोई ना कोई इनपुट मौजूद था डोमेन में, यानी रेंज और कोडोमेन इक्वल थे। सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन इन ऑन टू सेट्स, इन ऑन टू फंक्शंस। ओके, देन हमने पढ़े थे वन टू वन फंक्शंस, और ऑन टू का हमने नाम पढ़ा था, दैट वाज सरजेक्टिव फंक्शन, राइट। इधर इसको हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। देन हमने पढ़े थे वन टू वन फंक्शंस, जो कि बहुत सिंपल थे कि जो डोमेन थी उसके अंदर से कोई भी टू डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट तक नहीं जाते थे, बल्कि हर इनपुट एक अलग आउटपुट तक जाता था। सो डिस्टिंक्ट, आप कहते हैं डिस्टिंक्ट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ऑलरेडी वी नो व्हाट इज वन टू वन। देन हमने पढ़ा था एक साइड जो इनटू भी हो और वन टू वन भी हो, बोथ इनटू एंड वन टू वन, राइट। सो बोथ इनटू एंड वन टू वन। यहाँ पर हमने इसको नाम दिया था इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, देन हमने एक और फंक्शन पढ़ा था, दैट इज बोथ ऑन टू एंड वन टू वन। यहाँ बोथ सरजेक्टिव एंड वन टू वन, इसको हमने नाम दिया था वन टू वन करेस्पॉन्डेंस। एंड यहाँ इसको आप दूसरी तरफ बायजेक्टिव फंक्शन। तो ये दो इसके नाम थे। एक गलती जो हमने की थी वो बस इसके एक नाम में की थी। इनटू और वन टू वन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन नहीं कहते। इनटू और वन टू वन को हम लोग बाकी सब कुछ ठीक है, बस इसको हम लोग इनटू एंड वन टू वन ही कहेंगे। इंजेक्टिव फंक्शन हम लोग अलग से वन टू वन फंक्शन को कहते हैं। सो वन टू वन फंक्शन को अलग से इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। सो ये मेरी एक मिस्टेक थी। सो ये होगा इनटू एंड इंजेक्टिव फंक्शन, पूरे को हम इंजेक्टिव नहीं कहेंगे, इंजेक्टिव अलग से वन टू वन को कहा जाता है। सो ये मेरी सिंपल सी मिस्टेक थी जिसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। एनीवेज, सो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन। Every element in the codomain is mapped by at least one element from the domain. So yes, this is the onto function के कोडोमेन के अंदर तमाम के हर एलिमेंट जो है उसको एटलीस्ट एक एलिमेंट ने तो डोमेन से मैप किया हो, ताकि रेंज विल बी इक्वल टू द कोडोमेन। Some elements in the codomain are not mapped by any element from the domain, so this is into function. So anyways, first वाली हमारी ऑप्शन है। Which type of function is both injective and surjective? Injective means one to one and surjective means on to, bijective function या वन टू वन करेस्पॉन्डेंस। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो इनवर्स निकालना हमने देखा था, बहुत ही ईजी है। y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 कहते हैं इसको, एंड देन y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। हम लोग इसको कहेंगे एफ ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, या फिर अगर x की टर्म में लिखें एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 divided by 3. So this will be, the answer will be x plus 5 divided by 3, x plus 5 divided by 3. So the second one is the answer.
द इनवर्स ऑफ द फंक्शन दिस इज, सो इसका भी हम लोग इनवर्स निकाल लेते हैं। सो अगर हम लोग इसका इनवर्स देखें, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 7, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, या f ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, या इन अदर वर्ड्स f इनवर्स ऑफ x is equal to y minus 7 divided by 2. So f inverse of x is equal to y minus 7 divided by 2. So this one is our answer. Which of the following represents a composite function g dot, या इसको जो भी आप कहें, f x. सो हमने देखा था कि अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि g जो पहले लिखा हुआ है उसको हम लोग बाहर रखेंगे एंड देन अंदर f ऑफ x, यानी g फंक्शन ऑफ f फंक्शन। तो इसका मतलब इस तरह है, उल्टा नहीं है। सो g फंक्शन ऑफ f फंक्शन राइट ओवर हियर। If f of x is this and g of x is this, what is the composite function g f x? यानी g f का मतलब है g इस तरह से x, तो हमने निकालना है g फंक्शन ऑफ f of x इधर। सो हमारे पास f of x फंक्शन है 2x, तो हमने निकालना है g of 2x, क्योंकि f of x 2x है। g of 2x अगर हम लोग निकालें, g of x is this, तो यहाँ पर हम लोग 2x पुट कर देंगे। सो 2x प्लस 3, दिस इज द कॉम्पोजिट फंक्शन g। अगर हम लोगों ने ये निकालना है, दिस इज 2x प्लस 3। ओके, लेट अस चेक दिस। सो दिस इज 2x प्लस 3, सो दिस वन इज आवर आंसर। Which of the following is not a valid operation on function? Addition of function possible है, multiplication possible है, division was subtraction of a function from a constant, although किसी तरीके से भी possible है, लेकिन जाहिर है constant एक अलग चीज़ है, फंक्शन में दोनों लेफ्ट हैंड भी है, राइट हैंड साइड भी है, तो ये कुछ तरह की वैलिड नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो यहाँ पर वैलिड ऑप्शन नहीं है वो ये वाली है, यानी टिक ऑप्शन ये होगी। द रिजल्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस एंड दिस इज, अच्छा तो इन दोनों को अगर हम लोग कॉम्पोजिट कर दें, हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो अगर दोनों तरीक़ों से करें तो उनमें से जो ठीक वाला है, यानी उन दोनों में से हर एक के लिए उनमें से कोई एक ठीक उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने देखना है कौन सा, तो हम दोनों निकालते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सबसे पहले हमारे पास है, पहले निकाल लेते हैं एफ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन। ओके, यहाँ हम लोगों ने निकालना है एफ और जी एक्स, यानी एफ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन। इसको कितना लिखते हैं, इससे लिखने में ज़्यादा समझ आती है। एफ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन, तो ये क्या होगा? एफ फंक्शन तो ये है, जी ऑफ एक्स फंक्शन है ये, तो एक्स प्लस 1 को इधर पुट कर देंगे, यानी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। एंड देन व्हाट इज जी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन? सो एफ फंक्शन तो है ये, तो इधर हम लोग कर देंगे एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले एफ फंक्शन को देखें, एफ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यस दिस वन इज द करेक्ट वन। और जो जी और एफ के बारे में है वो उन्होंने यहाँ पर गलत लिखे हैं, तो ये वाली नहीं होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। बाय सॉल्विंग द एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन दिस वी गेट, सो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 9। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। अगर हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, सो दिस बिकम्स 3x माइनस 6 इधर इज इक्वल टू 9 और इट इज़ इक्वल टू -9। जिस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, 9 प्लस 6 15, -9 माइनस 6 -15, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -5। ओके, सो -9 प्लस 6, तो ये मिस्टेक है, -9 प्लस 6 विल बी -3, सॉरी। So -3 divided by 3 will be -1. So either x will be 5 or x will be -1. 5 or -1. So this one. The solution to the inequality expressed as a range on a number line is, इस inequality का solution अगर इसको number line पर एक range की तरह रिप्रेजेंट किया जाए, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। x plus 2 absolute value is less than or equal to is less than or equal to 5। नाउ हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना तो देखा था, लेकिन हमने जो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया था अब तक, उनमें एब्सोल्यूट वैल्यू मौजूद नहीं थी। इसमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू मौजूद है, और यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिक हो जाएंगे। वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि ओके, तो ये इक्वेशन की तरह ही सॉल्व कर लेते हैं, हम कह देते हैं एक्स
प्लस 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू -5 और x प्लस 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होगा। ऐसे क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए हमें एक्चुअली में जाना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर। तो हमने एक तरफ प्लस डाला था, एक तरफ माइनस। उसका रीज़न क्या था? वो रीज़न हम समझ चुके हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब था। इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारे पास बीच में 0 है एंड देन हमारे पास यहाँ पर 5 है एंड देन यहाँ पर -5 है। ये कोई चीज़ है x प्लस 2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इसकी डिस्टेंस 0 से, जो हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है पिछली एक्सरसाइज से, वो लेस है या इक्वल टू 5 है। कौन से नंबर्स हैं, ये कौन सी चीज़ है? x प्लस 2 वो नंबर है। कौन सी चीज़ है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से कम होगी? ये वाले तमाम नंबर्स, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से कम होगी। ओके, सो हमारे पास जो जगह बने और -5 से बड़े नंबर्स, क्योंकि इस तरफ -5 से बड़े नंबर हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से कम होगी। सो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है, दिस वन इज़ आवर सोल्यूशन। ओके, तो अगर हम लोग इसको दोनों हिस्सों में तकसीम करें तो एक तरफ तो हमारे पास बनता है कि x प्लस 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, इधर तो ठीक बन गया, इधर फिल डॉट्स होंगे, इधर तो यही बन गया है। लेकिन क्योंकि ये वाले रीजन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक के रीजन्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 5 से कम होगी, इधर से इधर वाले रीजन्स की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से कम होगी, लेकिन ये -5 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। हम लोग लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखेंगे। तो हमेशा आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें, कोई रट्टा नहीं लगाना, सिंपली आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और आप समझ जाएंगे कि अच्छा इधर ग्रेटर देन और इधर लेस देन। ओके, सो x will be less than or equal to 5 minus 2, which will be 3, and x will be greater than or equal to -5 minus 2, which will be -7। तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी इधर x, जो अब ये जो था -5 और 5 के लिए दिस वाज फॉर x प्लस 2, हमें x निकालना था जो कि और भी कम होगा। इधर x इज लेस देन और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास है इन दोनों के दरमियान में हमारे पास है एक और। सो इधर x इज लेस देन और इक्वल टू 3 और x is greater than or equal to -7। ओके, एंड एक्चुअली वन मिस्टेक मैंने यहाँ पर की, इस वाले स्पेसिफिक प्रॉब्लम में यहाँ और नहीं होगा, दिस विल बी एंड, राइट। एंड क्यों होगा? अगेन हम इसको नंबर लाइन से ही समझेंगे। कुछ जब आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे उसमें और भी आता है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है लेस देन। अब यहाँ पर हमारे पास मैंने कहा कि x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, लेकिन मुझे साथ में एंड की शर्त ये लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो इससे 5 से लेस देन है तो 5 से लेस देन तो यहाँ पर भी मौजूद हैं चीज़ें, और 5 से लेस देन तो ये वाली जगह भी होगी, क्योंकि 5 से इधर है, तो क्या इन वाली जगहों का भी 5 से कम होगी एब्सोल्यूट वैल्यू? लेकिन ऐसे नहीं है। तो मुझे इसके साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि वो -5 से बड़ा है, इन दोनों के दरमियान है उसका। तो इस वजह से मुझे बीच में एंड यूज़ करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी दोनों चीज़ों के दरमियान होती है तो उसके लिए एंड आता है। तो एनीवेज दिस विल बी एंड, और मैं इनको कंबाइन करके लिख सकता हूँ एज एक्स। एक्स इज मैं लिखूँगा एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 एंड एक्स इज़ मैं लिख सकता हूँ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -7, राइट। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं इसको उल्टा करके लिखूँ तो ज़्यादा चलेगा, माइनस पहले आ जाएगा। सो -7 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, सो इस तरीके से मैंने अपने आंसर को लिख दिया है इन दिस फॉर्म। याद रखिए अगर इधर एक ग्रेटर देन होता तो फिर मेरे पास और आता, क्योंकि फिर मेरे पास हो सकता है कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती कि मे बी मैंने इस तरफ जाना है, तो इस तरफ जाना है तो इधर से तो आगे चलता रहेगा, इनमें से कोई एक ही होगा, देन उधर और आएगा। तो अगेन और आना ही एंड आना है, या आपने इधर कहाँ पर प्लस के साथ ये लगाना है और माइनस है तो इसको उलट देना है, या इवन ये उल्टा हो सकता है। ये सब कुछ आप अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली इसको समझ सकेंगे। एनीवेज इसका आंसर हमारे पास होगा दिस वन, -7 वाला। -7 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। -7 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। तो दिस वन इज़ आवर आंसर। ओके, सो इसके साथ ही हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की जानिब। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये रिव्यू एक्सरसाइज है, तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलरेडी हम लोग इनका तरीका सीख चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग इनको बहुत डिटेल में कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, जिनको आप लाजमी देखें हैं रिव्यू से पहले। लेकिन एनीवेज मैं इनमें से कुछ सवालों को सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। तो सबसे पहला है गिवन द फंक्शन, तो इस फाइंड द वैल्यू ऑफ 5, आई थिंक दिस इज एफ एंड 5 - 2, और ये हमारे पास फंक्शन है 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो इस फंक्शन के अंदर ये बहुत सिंपल है, इस तरह का हमने एमसीक्यू में भी किया है, तो ये तो मेरे ख्याल में मुझे करने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर टू सेट्स दिस, क्रिएट अ फंक्शन दैट इज इंजेक्टिव, ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस। आई थिंक कि ये वाला मुझे
ये ईज़ी क्वेश्चन है लेकिन मैं इसको कर देता हूँ। ऑल्दो इस तरह के हम कर चुके हैं और अब आपके लिए अगर मुश्किल है तो आपने पिछली वीडियोज़ को ध्यान से नहीं देखा, लेकिन ये मुश्किल अब आपके लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 2 सेट्स हैं और हमने एक फ़ंक्शन बनाना है दैट विल गो फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। तो अगर हमने ए टू बी बनाना है देन ए बिकम्स द डोमेन, क्योंकि हम ए टू बी जा रहे हैं एंड बी बिकम्स द कोडोमेन, राइट। सो सबसे पहले हमें एक इंजेक्टिव फंक्शन बनाना है। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि हम एक रे डायग्राम या वेन डायग्राम की जो एक किस्म है वो पहले बना लें। हालांकि उन्होंने उसको साथ में कहा भी है, तो वो हमारा वो वाला पार्ट भी हो जाएगा और वैसे भी अगर ना भी कहा हो तो अगर हम उसको बना लें तो हमें ज़्यादा आसानी होगी उस फंक्शन को ड्रॉ करने में। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? मैं ऑलरेडी करेक्शन कर चुका हूँ, नाम में मसला था। दैट इज़ 1 to 1 फंक्शन। सो ए इज़ 1 2 3 एंड बी इज़ 4 5 6। 1 to 1 एक कोई भी 2 इनपुट से सेम आउटपुट तक ना आ जाए, तो ये तो मैं बड़ी सिंपली इसी तरह बना सकता हूँ, डायरेक्ट 1 to 1 इस तरह से। तो ये सिंपल एक इंजेक्टिव फंक्शन है। ऑल्दो ये ना सिर्फ एक इंजेक्टिव फंक्शन है बल्कि एक ऑन टू फंक्शन भी है, तो ऑल टुगेदर ये एक बायजेक्टिव फंक्शन भी बन जाता है। लेकिन इंजेक्टिव तो है ही है क्योंकि इसमें तमाम कोडोमेन विल बी इक्वल टू द डोमेन, कोडोमेन विल बी इक्वल टू द रेंज। लेकिन ये ऑन टू भी बन रहा है और इंजेक्टिव बन रहा है, लेकिन उन्होंने हमें खाली इंजेक्टिव कहा था, उन्होंने हमें खाली इंजेक्टिव नहीं कहा, उन्होंने बस कहा इंजेक्टिव। तो उसके साथ वो कुछ और भी हो सकता है। तो ये वाला एक करेक्ट आंसर है। तो हमारा फंक्शन बनेगा, फंक्शन विल बी, अगर हम उसको लिखें, इट विल बी 1 goes to 4 एंड देन ऑर्डर पेयर। इसको इस ए को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। एनीवेज ये एक रिलेशन, हर ये एक रिलेशन है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और वो रिलेशन मैंने बताया था, वो रिलेशन जिसके अंदर आपके पास एक इनपुट जो है वो 2 आउटपुट तक ना जा रहा हो, वो एक फंक्शन होता है। तो 2 to 5, तो दिस इज क्लियरली अ फंक्शन एंड देन 3 to 6, तो दिस इज एन इंजेक्टिव या 1 to 1 फंक्शन फॉर दीज 2 सेट्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उनमें से कौन से हमें कर लेने चाहिए। बाकी आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि अभी ये रिव्यू है। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वाले में हमने कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना है, अगेन आपको बहुत डिटेल में आता है, एमसीक्यू में भी हमने अभी भी किया। नेक्स्ट आपने इन्वर्स फंक्शन निकालना है, अगेन आपको आता है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट अगेन आपने कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना है। तो मेरे ख्याल में तो मुझे इसमें से किसी को भी करने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूँ आपकी बस हौसला अफजाई के लिए। बाकी इनको डिटेल तरीके हम पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं। एफ ऑफ एक्स इज 3x माइनस 7। इसका हमने इन्वर्स फंक्शन निकालना है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग कह देंगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 7। एक्स को सॉल्व कर लेंगे, सो y प्लस 7 3 तक डिवाइड इज इक्वल टू x। एफ ऑफ y विल बी इक्वल टू y प्लस 7 डिवाइड बाई 3। लेकिन ये एफ ऑफ y एफ इनवर्स ऑफ x भी बन रहा है क्योंकि हमने उसी को सॉल्व किया है फॉर दी अदर वेरिएबल। तो एफ इनवर्स ऑफ x विल बी x प्लस 7 divided by 3. So this is our answer for the inverse function. Pretty simple, मेरे हाल में वो आपको खुद ही आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग द फंक्शन फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट द टोटल अमाउंट फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ दिस एंड एनुअल इंटरेस्ट ऑफ दिस। अगेन वी हैव डन दिस। ये तो पिछली इसको हमने किया नहीं था, मैंने आपको बताया था कि किस तरह करना है। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है जिसमें हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 6.6। सो वही आपके पास सेम फार्मूला है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। पे केयर 1000 विल गो द प्रिंसिपल अमाउंट, एनुअल इंटरेस्ट रेट है 6% विल गो हियर। आर पर 6% यहाँ अगर आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है 6 डिवाइड बाई 100 यहाँ 0.06 आप इधर पुट करेंगे आर पर। एन की जगह पर आप लोग पुट करेंगे एक साल में जितनी बार आप करते हैं। सो ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली मीन्स एक साल में 4 दफ़ा, तो एन विल बी 4 ओवर 3 ईयर्स। तो टाइम पीरियड इस तो टी की जगह पर 3, तो आपके पास जो आपका ए है वो निकल आएगा। ए उन्होंने आपको निकालने का। एनीवेज नेक्स्ट है 8, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस। इसका आपने ग्राफ स्केच करना है। हमने किया था इस किस्म के क्वेश्चन को, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से कर देते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। मे बी ग्राफ वाले आपको थोड़े कन्फ्यूजन लगते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3। ओके, सो हमने देखा था कि सबसे पहले हमें इसका वर्टेक्स निकालना था हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का, जो कि एक वी शेप बनाता है। ओके, हम लोग देखते हैं इसको। दिस इज द वाई एंड दिस इज द एक्स। हम लोग अगर इधर देखें, मैंने आपको बताया था वर्टेक्स निकालने का तरीका। वर्टेक्स तब होता है जब एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो जाती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर एग्जांपल इस फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 कब होगी? इस फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 0 तब होगी जब
आपको ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगी तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को 0 सेट करते हैं। तो x बिकम्स x माइनस 3 बिकम्स 0, सो x बिकम्स 3। तो ट्रिक यही होती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर x के साथ कोई वो नहीं है स्केलर कोई नहीं है, इसके साथ स्केलर है तो फिर आप इस तरीके से करें, स्केलर नहीं है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसके साथ जो नंबर है उसका साइन फ्लिप कर दें तो आपके पास आपके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो वर्टेक्स अगर h के है तो उसके अंदर h जो है उसका x कोऑर्डिनेट, पहला वाला x कोऑर्डिनेट होता है दैट विल बी 3। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 3 को आप वापस इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 को अगर हम लोग इधर वापस पुट करें तो वो 0 ही आ जाता है। सो y कोऑर्डिनेट इज 0, सो 3,0 इज आवर वर्टेक्स। इसको हम लोग प्लॉट करते हैं 3 1 2 3 और 0 इधर y पर 0 ही रहेगा। दिस इज आवर वर्टेक्स ऑफ दिस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। नेक्स्ट ये है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज f ऑफ x इज x माइनस 3। तो कोई से हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, एक इस तरफ एक इस तरफ। एक हम लोग x बढ़ाते हैं, सो दिस इज 3,0, x बढ़ाते हैं यानी 4 कर देते हैं x को, तो हमारे पास क्या आएगा, तो 4 माइनस 3 इज 1, तो ये 1 आ जाता है। इसको हम लोग 2 कर देते हैं, दैट ऑल्सो बिकम्स 1, क्योंकि वो 2 माइनस इज -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 1। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा 4 पर इधर, एंड देन इधर 1 पर, एंड देन इधर 1 पर, एंड देन कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारा v फंक्शन बन जाएगा, एंड देन दिस विल गो इन्फिनिटली अप। दिस इज आवर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको हमने ग्राफ कर लिया है। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसके अंदर ये वाला हमारा हो गया है सॉल्व द इक्वेशन एंड, सो ये आपके लिए बहुत ईजी है, अभी आपको खुद करना आना चाहिए। अ साउंड वेव इंटेंसिटी इज मॉडल्ड बाय दिस फंक्शन वेयर डी इज द डिस्टेंस इन मीटर्स, फाइंड द इंटेंसिटी 10 मीटर्स ऑन द सोर्स। बहुत ही सिंपल है, डी की जगह पर हमने 10 पुट कर देना है तो आपके पास ये आई ऑफ डी आ जाएगा जो कि आपने निकाली है इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी फंक्शन ऑफ डी। यहाँ पर आप सिंपली डी पुट करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Next and the last question of this review exercise, question number 11. A golf ball is hit with an initial velocity of 130 feet per second at an inclination of 45 degrees to the horizontal. तो ये हो सकता है आपको कंफ्यूज करें, लेकिन फिजिक्स में ये कहना चाह रहे हैं कि बाय द वे आप हमारी फिजिक्स की सीरीज भी देखा करें, लेकिन इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ v ऑफ i, दैट इज़ 130 फीट पर सेकेंड विद एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्रीज, यानी ये जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल दैट इज़ 45 डिग्रीज। तो ये वो बस कहना चाह रहे हैं कि बॉल को इन्होंने इस तरह से फेंका है ऊपर की तरफ। इन फिजिक्स तो ये उन्होंने आपको इक्वेशन दे दी है, फिजिक्स की याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वेयर एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द गोल्फ बॉल हैज ट्रैवल्ड। ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द गोल्फ बॉल आफ्टर इट हैज़ ट्रैवल्ड 100 फीट। आपने सिंपली ये करना है कि एक्स उन्होंने बता दिया है, एक्स तो उन्होंने आपको हाइट बता दी है दैट इज़ 100। ये उन्होंने आपको सिर्फ ऊपर इन्फॉर्मेशन कंफ्यूज करने के लिए दी थी। आपने सिंपली 100 को पुट कर देना है इधर एक्स की जगह पर, तो आपका एच ऑफ एक्स आ जाएगा जो आपने निकालना था। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला पार्ट हो गया, बहुत सिंपली बस पुट करना है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी निकल सकता है। इट हैज़ ट्रैवल 300 फीट, अब 100 की जगह 300 पुट कर दें तो आपके पास वो वाली हाइट आ जाएगी जब उसने 300 फीट ट्रैवल की है। आफ्टर इट हैज़ ट्रैवल 500 फीट, तो अब यहाँ पर आप लोग 500 पुट कर दें एक्स की जगह पर, तो आपके पास इजीली जो है वो हाइट आ जाएगी। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके साथ ही हमारे पास हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज और हमारे ये चैप्टर फंक्शंस एंड ग्राफ्स खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।